नमस्ते छात्र मित्रों। अब तक हमने पिछले कुछ वीडियोस में शब्द भेद के विकार के आधार पर पहले चार प्रकार विकारी शब्द देखे, जो कि थे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया। परंतु आज हम शब्द भेद के अन्य चार प्रकार, जो कि अविकारी शब्द कहलाते हैं, अव्यय कहलाते हैं, उनकी जानकारी हासिल करेंगे। अव्यय अव्यय, उसकी परिभाषा, उसके प्रकार, इसकी पूरी जानकारी आज हम लेंगे। देखिए, अव्यय की परिभाषा पहले जान लीजिए। तो पहले ये वाक्य पढ़िए। यह अच्छा लड़का नहीं है, ये अच्छे लड़के नहीं है। यहाँ पहले वाक्य के सभी शब्द दूसरे वाक्य में बदल गए हैं, केवल नहीं शब्द अपरिवर्तित है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया में वचन, लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार विकार या परिवर्तन होता है, बदलाव होता है। अतः ये विकारी शब्द हैं। परंतु नहीं जैसे कुछ शब्दों में विकार परिवर्तन नहीं होता, ये अविकारी शब्द हैं। इन्हें अव्यय कहते हैं। अव्यय का अर्थ है जिनमें व्यय अर्थात परिवर्तन न हो। ऐसे शब्द जिनमें बिल्कुल बदलाव नहीं आता, भले ही लिंग बदल जाए, वचन बदल जाए, कारक बदल जाए, लेकिन फिर भी यह शब्द वाक्य में जैसे के तैसे रहते हैं, ऐसे शब्दों को अविकारी शब्द यानी अव्यय कहते हैं, जिनमें व्यय अर्थात परिवर्तन नहीं होता। यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित वाक्य पढ़िए और रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। वह परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं की थी। पुलिस सारा तमाशा चुपचाप देख रही थी। राम के साथ लक्ष्मण भी बन गए। अरे विजय, तुम यहाँ कैसे? इन वाक्यों में क्योंकि, चुपचाप, साथ और अरे शब्द अव्यय हैं। अब यह अव्यय कैसे हुए, तो इनके प्रकार जानकर हमें इनकी जानकारी और अधिक अधिक तरह से मिलेगी। तो अव्यय के भेद, अव्यय के प्रकार, उनमें से पहला प्रकार है क्रिया विशेषण अव्यय। जो अव्यय क्रियाओं की विशेषता बताते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। यह विशेषता स्थान, काल, रीति, परिमाण आदि से संबंधित होती है। क्रिया, हमने क्रिया क्या होती है यह जानकारी पहले हासिल की है। हर एक कार्य जो कि हम करते हैं, उसे क्रिया कहा जाता है। जैसे बैठना, उठना, सुनना, हंसना, रोना, खाना, पीना, चलना, यह सब हमारी क्रियाएं हैं। लेकिन इन क्रियाओं की विशेषता जो शब्द वाक्य में बताते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। देखिए, उसके नाम में ही उसकी परिभाषा है, उसका अर्थ छिपा है। क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द, उन्हें कहा जाता है क्रिया विशेषण अव्यय। यह विशेषता स्थान यानी कि जगह के बारे में, काल यानी कि समय के बारे में, रीति, परिमाण आदि से संबंधित होती है। देखिए इसके उदाहरण। वहां कोई नहीं था, बहन कल आएगी, गाड़ी धीरे धीरे चलती है, पिताजी ने उसे बहुत समझाया, झूठ मत बोलो। यहाँ पर जो अ, मोटे अक्षरों में, मोटे प्रिंट में जो शब्द है, वह शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, इसीलिए उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। अव्यय का दूसरा प्रकार समुच्चय बोधक अव्यय। जो अव्यय एक वाक्य को दूसरे वाक्य से, एक शब्द समूह को दूसरे शब्द समूह से या एक शब्द को दूसरे शब्द से जोड़ते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। देखिए, एक वाक्य को दूसरे वाक्य से, एक शब्द समूह को दूसरे शब्द समूह से, या फिर सिर्फ एक शब्द को दूसरे शब्द से जोड़ने वाले जो भी शब्द होते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। देखिए उदाहरण। सूरज निकला
लेकिन प्रकाश नहीं फैला। लड़कों ने देखा कि अध्यापक आ रहे हैं। राम और कृष्ण एक ही मकान में रहते हैं। पहले वाक्य में दो वाक्य जोड़े गए हैं, सूरज निकला, प्रकाश नहीं फैला। दूसरे में दो शब्द समूहों को जोड़ा गया है, लड़कों ने देखा अध्यापक आ रहे हैं। तीसरे में दो शब्दों को जोड़ा गया है, राम और कृष्ण। यहाँ पर शब्दों को, शब्द समूह को या वाक्यों को जोड़ने वाले जो शब्द हैं उन्हें कहा जाता है समुच्चय बोधक अव्यय। अव्यय का तीसरा प्रकार संबंध सूचक अव्यय। जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उस संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जोड़ते हैं उन्हें संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। देखिए, वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम होता है तो यह अव्यय उनके बाद आता है और उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ता है, दिखाता है। तो ऐसा अव्यय जो संबंध दर्शाता है उसे कहा जाता है संबंध सूचक अव्यय। भालू बच्चों के साथ रहने लगा। मैं शेर की ओर बढ़ा। लड़के के पीछे कुत्ता भी आया। हमारे घर के पास नदी बहती है। यहाँ पर के साथ, की ओर, के पीछे, के पास यह अव्यय शब्द संज्ञा सर्वनाम इनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ते हैं, इसीलिए उन्हें कहा जाता है संबंध सूचक अव्यय। चौथा और आखिरी प्रकार है अव्यय का विस्मयादि बोधक अव्यय। जिन अव्ययों का संबंध वाक्य के किसी पद से नहीं होता परंतु जो अव्यय केवल वक्ता के आनंद, भय, हर्ष, शोक, तिरस्कार, घृणा आदि भाव सूचित करते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। विस्मय इसका अर्थ ही होता है आश्चर्य। यहाँ पर आश्चर्य हम कई तरह से प्रकट करते हैं, आनंद में, भय में, हर्ष में, शोक, तिरस्कार में, घृणा में। तो हमारे यह भाव सूचित करने वाले जो शब्द होते हैं वाक्य में उन्हें कहा जाता है विस्मयादि बोधक अव्यय। एक बात और है, वहां पर विस्मय चिन्ह भी जरूर होता है। उदाहरण, वाह कितना सुंदर है ताजमहल। अरे संकट मोचन जी, आप यहाँ। हाय बेचारा रामू अनाथ हो गया। छी ऐसी जिंदगी। यहाँ पर वाह, अरे, हाय, छी यह शब्द हमारे भाव प्रकट करते हैं और उसी के साथ विस्मय भी प्रकट करते हैं, इसीलिए ऐसे शब्दों को कहा जाता है विस्मयादि बोधक अव्यय। छात्र मित्रों, अव्यय के चार प्रकार यहाँ पर हमने देखे। पहला था क्रिया विशेषण, दूसरा समुच्चय बोधक, तीसरा संबंध सूचक और चौथा विस्मयादि बोधक अव्यय। हर एक अव्यय की परिभाषा आपने ठीक से समझी, पढ़ी और उसके उदाहरण समझे तो आपको उनका वह प्रकार समझने में बेहद आसानी होगी। यहाँ पर देखिए छात्र मित्रों, कृति एवं स्वाध्याय में एक तरह से जो प्रश्न आपसे पूछा गया है वह है निम्नलिखित अव्यय शब्दों का अर्थपूर्ण वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यहाँ पर शब्द दिए गए हैं और उनका वाक्य में प्रयोग करने के लिए कहा गया है। आपको प्रश्न पत्र में इसी तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। आपको अव्यय शब्द दिए जाएंगे और आपको उनका प्रयोग अपने शब्दों में, वाक्य में करना है। एक बात ध्यान में रखिए, हम रोजमर्रा कई सारे शब्दों का, ऐसे शब्दों का हमारी भाषा में प्रयोग करते हैं, परंतु जब उत्तर पत्रिका में आप यह उत्तर लिखने जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप यानी कि उलझन में पड़ जाते हैं। तो यहाँ पर उलझन में पड़ने की कोई जरूरत नहीं। आप जितना सीधा सा साधा सा वाक्य उसका लिखेंगे, वहां पर इन अव्यय शब्दों का प्रयोग करेंगे, आपको उसके लिए अच्छे अंक जरूर मिलेंगे। आपको सवाल यह भी पूछा जा सकता है, निम्नलिखित वाक्यों में अधोरेखांकित शब्द का अव्यय भेद लिखिए।
जैसे रामू ने लड़की की ओर इशारा कर कहा। यहाँ पर और इस शब्द को रेखांकित किया गया है। यह कौन सा अव्यय प्रकार होगा? तो यहाँ पर संज्ञा का संबंध दूसरे शब्दों से जोड़ने को संबंध दर्शाने का कार्य और शब्द कर रहा है, यह संबंध सूचक अव्यय हुआ। छात्र मित्रों, कृति एवं स्वाध्याय इसमें जो आपको उदाहरण दिए गए हैं उनको आप अच्छी तरह से अपनी व्याकरण की नोटबुक में लिख लें। इसके साथ ही जो जानकारी मैंने आपको अव्यय की परिभाषा और उनके प्रकारों की परिभाषा और उदाहरण दिए हैं वह भी आप अपनी व्याकरण की नोटबुक में जरूर लिख लीजिएगा। धन्यवाद।